सबसे पहले हम लोगों ने कल चेक किया था, अभी इनवॉइस हमारे पास में कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन होगी। ठीक है, कितने पार्टी वहां पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्या क्या गुड्स वगैरह हम लोगों ने सेल किए, वो सारा का सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, टैक्स इनवॉइस बनाने का मेन फायदा क्या है? मेन फायदा ये है सर, ये फ्यूचर के लिए हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। फ्यूचर के लिए अवेलेबल हो जाएगा कि जब भी मुझे फ्यूचर में कोई डाटा चाहिए, ठीक है ना, किसी गुड्स से रिलेटेड, उसके बिल से रिलेटेड, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे टैक्स इनवॉइस में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद भाई अगर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाओगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर तुम टैक्स इनवॉइस नहीं बनाओगे तो तुम यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाओगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास में एक मेन फायदे वाली बात है टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए। तो टैक्स इनवॉइस बनाना हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। उसके बाद भाई, उसके बाद हम लोगों ने मीनिंग देखा था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये हो गया जहां पर कोई भी सामान कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, रेगुलर बेस पर, रेकरेंट बेस पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, यहां से मैंने लाइन कट कर दी थी, ये चाहे तुम लोग भी कट कर देना, कोई इसका यूज नहीं है। ठीक है भाई, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब ये होगा कोई भी सर्विस जो 3 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए दी जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होगा भाई? जिसके ऊपर नील रेट ऑफ टैक्स है या फिर जो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है टैक्स से, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये पेज तो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद बेटा हमारे पास टॉपिक आता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस दो केस में इशू किया जा सकता है, दोनों के लिए अलग अलग टॉपिक हैं, टैक्सेबल गुड्स या फिर टैक्सेबल सर्विस। तो जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टैक्सेबल गुड्स की, तो वहां पर टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? सर वहां पर कोई एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं दिया जाता। क्या बोला जाता है बताओ भाई? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस बनाओ कब? एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ गुड्स के केस में या डिलीवरी ऑफ गुड्स के केस में एट द टाइम ऑफ रिमूवल या डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर इससे पहले। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? सामने वाले को हमने सामान सेल कर दिया। ठीक है ना, सामने वाले को हमने सामान सेल कर दिया, इट मींस हमारी सेल हो चुकी है। रिमूवल का मतलब क्या होगा भाई? ऐसा भी हो सकता है हमने अप्रूवल बेसिस पे सामान दिया है, अभी तक उसने अप्रूव नहीं किया है और टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमूवल हुआ है। ठीक है ना, दूसरा टॉपिक ये भी हो सकता है हेड ऑफिस, अगर किसी ब्रांच को कोई सामान वगैरह भेज रही है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिमूवल ही बोलते हैं। तो चाहे रिमूवल हो चाहे हमारे पास में डिलीवरी हो, ठीक है, जिस टाइम रिमूवल या डिलीवरी हुई है उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। जिस टाइम रिमूवल हुई है उस टाइम या डिलीवरी हुई है उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स चल रही है, अगर गुड्स के केस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स चल रही है तो उस केस में क्या कहोगे? सर एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद हमारे पास स्टेटमेंट भेजी जाएगी। अगर हम बायर हैं, अगर हम डीलर हैं तो हम स्टेटमेंट आगे भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम लोग स्टेटमेंट भेज रहे हैं भी तुम्हारी इतनी इतनी परचेजिंग हो चुकी है, तो वो स्टेटमेंट जिस पीरियड पे भेजी जा रही है उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू होना जरूरी है। समझ गए? जैसे मान लो किसी कस्टमर को तुम रेगुलरली सामान भेज रहे हो, ठीक है ना, कभी महीने के 10,000 का, कभी 12,000 का, कभी 15,000 का, कभी 20,000 का, ऐसे तुम सामान भेज रहे हो। तो एक तुमने यहाँ पर पीरियड चूज कर लिया, भी हर महीने हम उसको एक स्टेटमेंट बना के देंगे जिसमें ये बताया जाएगा कितना सामान तुमने इस महीने खरीदा है। वो महीने वाइज भी हो सकती है, वो वीकली भी हो सकती है, वो 15 डेज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, वो 10 डेज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो उस केस में जब वो स्टेटमेंट भेजी जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जब तुम स्टेटमेंट भेज रहे हो उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन अभी अगर स्टेटमेंट वगैरह नहीं भेजी जा रही तो भाई जहां जिस जिस टाइम पेमेंट हो रही है, मान लो कस्टमर हमें हर 10 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है, हर 15 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है, हर महीने के बाद पेमेंट कर रहा है, तो जब जब वो पेमेंट होती जा रही है तो जब वो पेमेंट हुई है उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? गुड्स के केस में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। बट जब मैं बात कर रहा हूं सर्विस की, तो सर्विस के केस में क्या होगा? जब मैं बात कर रहा हूं सर्विस की, तो सर्विस के केस में क्या बोला जा रहा है? जब यहाँ पर सर्विस दी जा रही है, जब सर्विस का प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उससे 30 डेज के अंदर अंदर, उससे 30 डेज के अंदर अंदर तुम इनवॉइस इशू कर सकते हो। उसके 30 दिन के अंदर अंदर तुम इनवॉइस इशू कर सकते हो।
30 डेज वाला टाइम हमारा 45 डेज हो सकता है अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है। तो उस केस में वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 45 डेज हो सकता है। क्लियर यहां तक? अगर भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है इंक्लूडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर, तो उस केस में गवर्नमेंट वहां पर क्या नोटिफाई कर सकती है? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट वहां पर यह नोटिफाई कर सकती है कि कुछ डिस्टिंक्ट पर्सन ऐसे होंगे जिनके बीच में अगर सर्विस वगैरह दी जा रही है तो वो लोग यहाँ पर इनवॉइस वगैरह इशू कर सकते हैं। कब इशू कर सकते हैं? विद इन क्वार्टर, क्वार्टरली भी इशू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उनको टाइम कितना मिल जाएगा? 90 डेज का मिल जाएगा। बट मैं तुम लोग को फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये जितना टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा टॉपिक है। अगर तुम इसको कहीं पर स्किप भी कर दो तो भी कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। क्लियर? थर्ड बेंच बेटा क्लियर अभी तक जितना करवाया है? पूछ लूं दोनों से? पक्का? चलो, उसके बाद भाई अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस चल रही है, अगर जो सर्विस है वो कंटिन्यूअस सप्लाई चल रही है, तो उस केस में क्या करेंगे बताओ? सर सबसे पहले ये देखेंगे पेमेंट की ड्यू डेट क्या है। अगर ड्यू डेट हमें श्योर, हमें पता है ड्यू डेट कब है, या ड्यू डेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस ड्यू डेट पर या उससे पहले, उस ड्यू डेट पर या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। क्लियर? उस ड्यू डेट पर या फिर उस ड्यू डेट से पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। क्लियर? अगर मैं ये कहता हूं ड्यू डेट मुझे नहीं पता, अगर मुझे ड्यू डेट नहीं पता, तो जिस दिन पेमेंट मिली है, जिस दिन पेमेंट मिली है, पेमेंट मिलने वाले दिन या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। समझ गए? पेमेंट मिली है वो वाला दिन या पेमेंट मिलने से पहले वाला दिन मुझे इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। अगर तुम ये कह दो सर पेमेंट का लिंक जो है वो इवेंट कंप्लीट होने से है, वर्क कंप्लीट होने से या हाफ पोर्शन कंप्लीट होने से, तो जिस दिन वो वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, जिस दिन वो सर्विस डन हो गई, कंप्लीट हो गई, उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर? यहां तक हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है, बट मैंने यहां थोड़ा सा रिपीट करवा दिया क्योंकि कल मेरी एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। अब आ जाओ यहां पेज नंबर 3 से। A registered person may within 1 month from the date of issue of certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him। क्या बोल दिया सर? ये लोग ये बोल रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, जब उसको यहाँ पर दो चीजों के बीच में गैप आ जाता है, गैप क्या आ जाता है बताओ? मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं, मान लो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया। कब लायबल हो गया भाई? मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मान लो लायबल हो गया 2 जून 2020 को, ये मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया। कैसे हो गया सर? लिमिट एक्सीड हो गई होगी, लिमिट एक्सीड हो गई। अब बेटा 2 जून 2020 को मैं लायबल हो गया, मुझे एप्लीकेशन देनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने का टाइम पीरियड कितना होता है? 30 डेज। अगर मैंने 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दी, यानी मैंने एप्लीकेशन दे दी भाई 28 जून 2020 को, बेटा ध्यान से सुनना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एप्लीकेशन दे दी 28 जून 2020 को, ठीक है, ये क्या था? ये था मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और यहां मैंने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, यानी मैंने यहां दे दी एप्लीकेशन, ठीक है। अब पहली बात तो ये बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा? 2 जून। बट बेटा मुझे तो जो सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है, ठीक है ना, मुझे जो सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है वो हुआ है यहां पर 15 जुलाई को। मुझे जो यहां पर सर्टिफिकेट मिला है वो मिला है भाई 15 जुलाई को। अब मुझे जल्दी से बता दो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा? इफेक्टिव डेट सर 2 जून है। ये बात क्लियर यहां तक? अगर 30 डेज में मैंने यहां पर अप्लाई नहीं किया होता तो इफेक्टिव डेट क्या मानी जाती? जिस दिन सर हमें
सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, अभी ये ध्यान रखना। बिकॉज अगर हम लोग उसमें कुछ ना कुछ पेंडिंग छोड़ते हैं तो आगे वाले चैप्टर पीछे वाले चैप्टर सारे तुम्हारे वेस्ट है। समझ गए? अगर कोई बच्चा नया है तो पहले वो वाली क्लासें लगाने की कोशिश ज्यादा जल्दी से जल्दी करो। अब बेटा मैंने ना यहाँ पर कोई बिल काटा है 5 जून के अंदर, ठीक है, मैंने बिल काट दिया 5 जून पे, बताओ भाई क्या करें? 5 जून पे क्या हम लोग रजिस्टर्ड हैं? नहीं है। बट इफेक्टिव डेट क्या है? 2 जून है, यानी बिल तो कटना चाहिए। अब बताओ क्या करें? सर 5 जून को जैसे तैसे आप काट सकते हो, कच्चा पक्का जो बिल आपने बनाना एक बार बना दो। बना दिया। अब बताओ, सामने वाले को तो आईटीसी चाहिए, बायर तो हमारे पीछे पड़ा, आईटीसी चाहिए, मुझे आईटीसी चाहिए, ठीक है, मेरा इनवॉइस बढ़िया वाला बना के दो, ठीक है, आपने टैक्स तो ले लिया और इनवॉइस बढ़िया वाला बना के दिया, यानी मुझे आईटीसी चाहिए। अब बताओ क्या करें? अब हम इसको रिवाइज करके देंगे। समझ गए? टॉपिक को थोड़ा सा कंसिडर करो अपने माइंड में। अगर तुम लोग ये पूरे के पूरे 6 पेज पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है ना? बताओ भाई क्या करें? सर अब हम लोग जो टैक्स इनवॉइस है वो बना कर देंगे, ठीक है। उस टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या डाटा आएगा? पहले वाले में क्या क्या डाटा नहीं था? सर पहले वाले में हमारे पास में जीएसटी का नंबर नहीं था, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या पता हम लोगों ने डाल दी होगी, एचएसएन कोड है और चीजें हैं वो हम लोगों ने डाल दी, बट जीएसटी का डाटा नहीं सर हमारे पास, ठीक है, जीएसटी का नंबर नहीं है। तो बताओ अब क्या करें? अब इसको रिवाइज कर दो। रिवाइज करने का टाइम मिलेगा 30 डेज का, ठीक है भाई। इसको रिवाइज कर सकते हो कितने डेज के अंदर? 30 डेज, विद इन 30 डेज। अब मुझे ये बता दो, जिस बच्चे से पूछूंगा वही बच्चा बताएगा, ये 30 दिन कब से काउंट होनी चाहिए? 2 जून, 28 जून, 15 जुलाई, जिससे पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। सीमा 2 जून। चलो नेक्स्ट। सालू बैठ जाओ बेटा। 2 जून। नहीं नहीं, पहले का कोई लिंक नहीं है, आज मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ भी, आज का ही टॉपिक समझ आए, इसलिए तुम्हें इसका आंसर देना है। 2 जून से, 2 जून से। बच्चों को इतना आलस आ रहा है, खड़े भी नहीं होते। आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट करते ही नहीं टीचरों की। नेक्स्ट। 2 जून। 15 जुलाई है, 28 जून। अरे भाई ऐसे बता दो, 2 जून वाले कितने बच्चे हैं? अब 28 जून वाले कितने हैं? सर मैं एक ही दिख रहा हूं तो मैं अपने हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं। 15 जुलाई वाले कितने हैं? बेटा पहली बात तो ये, 2 जून के बाद अगर वो तुम्हें 30 दिन दे रहे हैं, भाई 30 दिन तो निकल गए। सोचो ना थोड़ा सा, 30 डेज का जो तुम्हें टाइम पीरियड दे रहे हैं ना रिवाइज करने का, तो 30 डेज तो निकल चुके हैं। समझ गए? तो यहां पर हमारे पास में 30 डेज तो निकल चुके हैं। अब दूसरी बात देखो, अप्लाई कब किया? 28 जून को। अप्लाई कब किया ये चीज मैटर ही नहीं कर रही, ये अप्लाई कब किया ये चीज मैटर नहीं कर रही है, किसी भी केस में मैटर नहीं करती। तो या तो सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ उससे, उसी से होगा, बिकॉज सर्टिफिकेट ग्रांट कब हो गया? 15 जुलाई को। सर 15 जुलाई को पता चला हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उससे आगे के 30 दिन मिलेंगे। देखो यहां अगर तुम 30 दिन चेक कर रहे हो ना, तो क्या पता 30 दिन तक हमें सर्टिफिकेट मिला ही ना हो। 28 जून और मान लो 15 अगस्त को मिला है, 16 अगस्त को मिला है, तो फिर क्या करोगे? तो 30 डेज ऑलवेज काउंट कहां से करेंगे? जहां से सर्टिफिकेट हमें ग्रांट हुआ है। ठीक है, क्लियर? क्लियर भी सबको? 2 जून से नहीं बेटा, 2 जून से कैसे करेंगे? 2 जून तो हमारा कोई मैटर ही नहीं बनेगा, क्योंकि 2 जून को तो हम लोग लाइबल हुए थे, बट 2 जून में अगर तुम 30 दिन ऐड करोगे तो हमारे पास में वो तो पहले निकल गए हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट। एक ही बात, एक ही बात, 1 मंथ कर लो, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई बी पॉइंट कहां लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ लेते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन मे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो तो बेटा डिफरेंस बता रखा है, तुम स्टार्टिंग से पढ़ो ना। सर्टिफिकेट जब ग्रांट हुआ है उस डेट के लिए बोला गया है, 1 मंथ वहां से काउंट हो रहा है, ठीक है।
पॉइंट नंबर बी पे आओ भाई। ये ध्यान रखना भी इस नोट्स के अंदर जितने भी पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी हटा दी है, ठीक है। अब इसमें से तुम लोग और कुछ काटपीट नहीं करोगे। तो चलो ठीक है, सर ने यहाँ पे दे दिए, कितने पेज हैं ये? 36 हैं। तो भाई 36 तो हम लोगों ने कभी पूरा काम तो किसी टीचर के कहने पे किया ही नहीं है। 36 में से 16 हम लोग हटा देते हैं, 20 तो बहुत है, ठीक है। 20 में से फिर आईसीआई कुछ हटा देगा, कुछ हमारा दिमाग भूल जाएगा एग्जाम तक, तो ऐसा कुछ नहीं करना। 36 है तो 36 ही करने हैं। आओ भी उसके बाद बी पॉइंट, ए रजिस्टर्ड पर्सन may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than 200 rupees। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या बोले जा रहा है अभी यहाँ पर, may not issue a tax invoice if the value of goods or service or both supplied is less than 200 rupees। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन तो कभी टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा ही नहीं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस वगैरह दे रहा है और वहां पर अमाउंट लेस देन 200 आ रही है, अगर वहां पर अमाउंट लेस देन 200 आ रही है तो उस केस में क्या होगा बताओ? अगर वो चाहे तो टैक्स इनवॉइस इशू ना करे। अब बेटा ध्यान से सुनना, वो तो चाहता है मैं टैक्स इनवॉइस इशू ना करूं, कौन? डीलर। बायर चाहता है मुझे तो टैक्स इनवॉइस चाहिए ही चाहिए, तो फिर इशू करना पड़ेगा। समझ गए? अगर बायर ये कहता है मुझे तो टैक्स इनवॉइस चाहिए चाहिए, बायर क्यों चाहेगा? आईटीसी लेने के लिए, ठीक है ना। तुम ये कह दोगे अरे यार 150 रुपए के ऊपर क्या आईटीसी लेगा। मान लो 150 का सामान तुमने परचेज किया है, 150 के ऊपर 18% का जीएसटी पे किया है, तो ललित तो वहां पे अड़ जाएगा। सर 150 का 18% पता है आपको 27 रुपए होते हैं, 27 रुपए में तो मेरी पार्टी हो जाएगी, मेरी और निखिल की हो जाएगी ना। हाँ तो 3 रुपए तो और एडजस्ट कर लोगे। तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर बायर रजिस्टर्ड है और बायर डिमांड करता है कि मुझे यहां पर इनवॉइस चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में इश्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज रजिस्टर्ड पर्सन अगर 200 रुपए से कम की सेल कर रहा है, चाहे सेल वो गुड्स की हो चाहे सर्विस सप्लाई कर रहा हो, उस केस में अगर 200 रुपए से कम की अमाउंट है तो वो चाहे तो टैक्स इनवॉइस ना इश्यू करे। बट अगर बायर रजिस्टर्ड है और वो आईटीसी के लिए डिमांड कर रहा है भी मुझे तो टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो तुम्हें इश्यू करना पड़ेगा। ये बात क्लियर? चलो भाई आगे। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, ये हम लोग करेंगे रीड बाद में सेक्शन 10 क्या होगा, बस अभी के लिए इतना रीड आउट कर लो। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स या फिर एग्जेम्प्टेड सर्विस या बोथ, सेल इश्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये टैक्स इनवॉइस की बजाय क्या इश्यू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। ये टैक्स इनवॉइस की बजाय क्या इश्यू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें होंगी? कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना। ऐसी सारी डिटेल और ऐसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कवर होगी जो जीएसटी काउंसिल हमें कहती है। प्रोवाइडेड दैट the registered person may not issue a bill of supply if the value of goods or service or both supplied is less than 200 rupees, subject to such condition and in such manner as may be prescribed by GST council। भाई क्या बोल दिया? ये कह रहे हैं अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स है या फिर एग्जेम्प्टेड सर्विस है, अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स है या एग्जेम्प्टेड सर्विस है, अगर तुम वो सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करके काम चला सकते हो। और वो बिल ऑफ सप्लाई भी तभी इश्यू करने की जरूरत है जब तुम्हारी गुड्स की या सर्विस की कीमत 200 रुपए से ऊपर हो। नेक्स्ट, ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इश्यू ए रिसिप्ट वाउचर। ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक जनरल सा टॉपिक है। जैसे मान लो तुम्हें किसी कस्टमर से कोई पैसा मिला है, एडवांस में मिला है कि मैं सर कल आपसे 10,000 रुपए का सामान लेके जाऊंगा, ये सामान मेरा अलग निकाल के रख देना, ये लो 2,000 रुपए एडवांस। तो तुम उसको क्या इशू करोगे? रिसिप्ट वाउचर। तुम उसको क्या इशू करोगे? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का मतलब मुझे 2,000 रुपए का एडवांस मिल गया। क्लियर? अगर सामने वाला भी डीलर है, ठीक है, सामने वाला भी डीलर है यानी कि फर्दर डीलर है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? वो क्या इशू करेगा तुम्हें? पेमेंट वाउचर। मैंने 2,000 रुपए की तुम्हें पेमेंट कर दी। ये बात क्लियर? एक पर्सन के लिए रिसिप्ट है, दूसरे के लिए क्या है? पेमेंट है। तो हम तो इश्यू कर रहे हैं एज ए डीलर रिसिप्ट वाउचर, सामने वाला एज ए बायर क्या इश्यू करेगा? पेमेंट वाउचर।
सर सामने वाला फर्दर डीलर नहीं है तो पेमेंट वाउचर इश्यू नहीं करेगा। क्लियर? चलो, where on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or service or both the registered person issue a receipt voucher but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher। भाई रिसिप्ट वाउचर तुमने दे दिया सामने वाले को, सामने वाले से तुमने पैसे ले लिए, बट बाद में तुमने ना तो कोई गुड्स वगैरह दी और ना ही तुमने कोई सर्विस वगैरह सप्लाई की। अब बताओ अब क्या करें? ना तो सर्विस सप्लाई की, ना ही तुमने कोई गुड्स वगैरह दी, अब क्या करें? सर अब उसको रिफंड दे दो और साथ में एक रिफंड वाउचर भी इश्यू कर दो। तो ये जनरल वाली बातें हैं, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा टॉपिक कहाँ था? पॉइंट नंबर ए के अंदर, पॉइंट नंबर बी के अंदर, उसके बाद पॉइंट नंबर सी के अंदर। डी और ई पॉइंट हमारे फॉर्मेलिटी वाले चल रहे हैं। किसी से एडवांस में मनी मिली, उसको क्या इश्यू कर दो? रिसिप्ट वाउचर। अगर तुम उसकी पेमेंट नहीं कर पाए तो उसको क्या इश्यू कर दो? रिफंड वाउचर। बस बात खत्म। Point number F. A registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both। बताओ भाई क्या मीनिंग है? एक तो इन सेक्शन को भूल जाओ। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, ए रजिस्टर्ड पर्सन, मैं यहां से रीड आउट कर रहा हूं, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, मैं ये काट रहा हूं बीच में, ठीक है? फिर रीड करेंगे। देखो अब रीड करते हैं दोबारा से। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स शैल इश्यू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। भाई हम बायर हैं, बट हम सामान किसी ऐसे इंसान से खरीद रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। तो बताओ अब क्या करें? बायर को यहां पर टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा? समझ गए? सर टैक्स इनवॉइस हम उससे कैसे इश्यू करवाएंगे? वो तो अनरजिस्टर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ भाई? उसका जो भी डाटा होगा, जस्ट लाइक पैन नंबर है, ठीक है, या फिर गुड्स की जितनी डिस्क्रिप्शन है वो तो हमें पता होगी ना, HSN कोड वगैरह है, वो सारी चीजें हम लोग अपने आप से एक टैक्स इनवॉइस में डाल देंगे। कोई टैक्स इनवॉइस का प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम एक कागज के ऊपर कैसे भी बना लो, बस उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो GST काउंसिल ने रिकमेंड की है, वो हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो भाई यहां कहने का मतलब क्या है? इस पॉइंट में क्या बताया गया है? सर इस पॉइंट में बताया गया, F पॉइंट के अंदर बायर टैक्स इनवॉइस बनाएगा। F पॉइंट में क्या बताया गया भाई? बायर टैक्स इनवॉइस बनाएगा। कब? जब डीलर क्या है? अनरजिस्टर्ड है। जब डीलर क्या है? अनरजिस्टर्ड है। ऐसा जनरली किस केस में होता है? रिवर्स चार्ज, ठीक है ना? ऐसा हमारे पास मेनली किस केस में होता है बेटा? रिवर्स चार्ज के केस में। क्लियर? चलो भाई साइड में चीजें थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में तुम लोग नोट वोट कर लिया करो ताकि बाद में रीड आउट करने में इजी रहे। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier। ये तो वही टॉपिक है, पेमेंट वाउचर है या फिर रिसीट वाउचर है, इसके अंदर अलग कुछ भी नहीं है। अब आओ बेटा नेक्स्ट। Where supply of service ceased before its completion, सर्विस कंप्लीट नहीं हुई बट सप्लाई बीच में रोक दी गई तो क्या होगा? सर जहां तक सर्विस दे दी गई है वहां तक का इनवॉइस काट दो, ठीक है सर? जहां तक सर्विस दे दी गई है वहां तक का इनवॉइस काट दो। सर इनवॉइस तो पहले ही पूरे का काट दिया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, पहले पूरे का काटा नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता पेमेंट पूरी आ गई हो, अगर पेमेंट पूरी आ गई हो तो तुमने क्या बनाया होगा? रिसीट वाउचर। अब क्या बना दोगे? रिफंड वाउचर। भाई तुमने किसी को प्रॉमिस किया था भी हम तुम्हारा काम कंटिन्यू 6 महीने तक करेंगे, 4 महीने बाद तुम्हें रियलाइज होता है भी नहीं यहाँ से पेमेंट वेमेंट नहीं आ रही, या फिर जो भी डिस्प्यूट है, रीजन चाहे जो भी हो, 4 महीने बाद तुमने उनको सर्विस देनी बंद कर दी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है? 4 महीने तक का इनवॉइस काट दो, बाकी छोड़ दो। समझ गए? अब 4 महीने तक का कितना होगा? ठीक है, 4 महीने तक तुमने कितनी सर्विस दे दी वो तुम्हें एस्टिमेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट भाई, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है? अगर अप्रूवल बेसिस पे तुमने माल भेजा है तो हम वेट करेंगे मैक्सिमम 6 महीने का। 6 महीने तक अप्रूवल आ गई ठीक है, नहीं तो जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे हम ये मान के चलेंगे ये जो स्टॉक है इसकी मूवमेंट हो चुकी है, ये डिलीवर हो चुका है, ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो चुका है? सेल हो चुका है।
जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाएंगे हम क्या मान के चलेंगे, ये सेल हो चुका है, इसकी मूवमेंट हो चुकी है, ये बिक चुका है। तो यहां पर हमें टाइम क्या मिलेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। उस टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। किससे पहले सर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। क्लियर। चलो भाई, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बेटा, टैक्स इनवॉइस में 2 टाइप की चीजें आती हैं, शायद हम लोगों ने पहले कर लिया, ठीक है ना। हमारे पास में डीलर की इंफॉर्मेशन आती है और बायर की आती है। डीलर में क्या है, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, और भाई सीरियल नंबर जो हमारे पास में 16 करेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सीरियल नंबर के अंदर अल्फाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं, हाइफन भी हो सकते हैं, डैश, स्लैश, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, 16 डिजिट से ज्यादा का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए, और वो हर साल के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। सर इस साल हमने बना दिया कोई ऐसा, ठीक है, ये सीरियल नंबर बना दिया, क्या नेक्स्ट ईयर ये बन सकता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वन फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर ये मैच हो रहा है तो होने दो, हमें क्या दिक्कत है, समझ गए। बिकॉज डेट भी तो होगी ना, जब तुम कंप्यूटर पे सर्च करोगे, तुम बिल नंबर डालोगे तो साथ में डेट के अकॉर्डिंग सर्च करोगे ना, पहले डेट के कॉलम पे जाओगे, भी तुम्हें किस ईयर का डाटा सिलेक्ट करना है। मान लो तुमने डाटा लिख दिया 2020-21, देन उसके बाद इनवॉइस नंबर डालो तो वही इनवॉइस आएगा जो उस ईयर में तुमने जनरेट किया होगा, समझ गए। चलो भाई, डेट ऑफ इट्स इश्यू, ठीक है, इश्यू, इश्यू मतलब भाई जब तुमने बिल इश्यू किया उसकी डेट लिखो। रिसिपेंट अगर हमारे पास रजिस्टर्ड है, यानी कि बायर अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर या यूआईएन नंबर, यूआईएन क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये डालो। अगर हमारे पास में रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है और वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है तो नेम, एड्रेस, उसके बाद में भाई डिलीवरी एड्रेस, स्टेट का नेम, स्टेट का कोड, ये सारी की सारी चीजें तुम लोग यहाँ पर डालोगे। बट अगर तुम ये बोल दो लेस देन 50,000 है, लेस देन 50,000 है तो ये सब चीजें डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर बायर कहता है भी मुझे डाटा चाहिए, मेरा डाटा डालो, मेरा नेम वेम लिखो, एड्रेस वगैरह लिखो, तो तुम डाल दोगे, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग पहले नोटिंग में कर चुके हैं ना। चलो, उसके बाद में भाई गुड्स की डिस्क्रिप्शन, जहां गुड्स का एचएसएन कोड होगा, गुड्स की क्या क्वांटिटी है, क्या यहाँ पर क्वालिटी है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू हो रही है टोटल, ठीक है भाई। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो भी माइनस वाइनस कर दो, डिस्काउंट बोल दो, अबेटमेंट बोल दो, रिबेट बोल दो। टैक्स की रेट कितनी है, टैक्स कितना चार्ज किया है, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, इंटीग्रेटेड कितना है, यूनियन टेरिटरी कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर तुम्हें लिखनी है। सप्लाई का प्लेस क्या है, एड्रेस क्या है डिलीवरी का, ठीक है, क्या रिवर्स चार्ज का सिस्टम है, क्या सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, अगर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है और वो डिजिटल सिग्नेचर है तो वो भी होना चाहिए। और लास्ट में जाकर हम लोग क्या लिखते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये क्या होता था भाई, क्यूआर कोड। देखो, मतलब क्यूआर बोल देता तो बच्चे बोलते क्विक रिस्पॉन्स कोड है, और क्विक रिस्पॉन्स बोल दिया तो बच्चे क्या बोलते क्यूआर कोड है। बताओ भाई सर, इस कोड को स्कैन करके उस लॉट नंबर का पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा, जिससे हम लोग डाटा पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है। ये क्या होता है भाई, जब हम लोग इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाकर इनवॉइस को हम लोग जनरेट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो वहां पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब देखो भाई, जो हम लोग बोलते हैं ना एचएसएन कोड, एचएसएन कोड, ये जो एचएसएन कोड है हमारे पास, ये जो एचएसएन कोड है उसके अंदर हर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट होंगे, उसके अंदर कोड को डिफाइन करने के अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट होंगे, अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ये बात क्लियर। अगर अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट हैं तो मुझे देखना है कितने नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए, तो मुझे चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे, देखो भाई, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विस दैट ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। रिक्वायर्ड है, ये बात तो हम लोग पहले रीड आउट कर चुके हैं। अदरवाइज हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर मैं ये मेंशन नहीं करूंगा तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किस टाइप की गुड्स को हम लोग सेल परचेज कर रहे हैं। क्या मैं वहां पे ये लिखूंगा रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम मैं पेन बेच रहा हूँ,
पेन भी कौन से, जेल वाले पेन बेच रहा हूँ, बॉल पेन बेच रहा हूँ, पेंसिल, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, अभी उसके कोड बना रखे हैं, तो वो कोड हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब कोड में डिजिट कितने होंगे वो डिपेंड करेगा तुम किस टाइप का यहाँ पर काम कर रहे हो, कोड में डिजिट कितने होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई, A class of supply of goods or service for which specified number of digit of HSN code shall be required to be mentioned। ये वही बातें रिपीट चलेंगी। A class, the class of registered person that would not be required to mention the HSN code for goods or services। ये वहां पर है भाई जहां पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें स्पेशल छूट देती है। गवर्नमेंट ये मेंशन कर सकती है तुम्हें HSN कोड वगैरह जनरेट करने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ होता है, मेनली होता है डिफेंस के अंदर। ठीक है, डिफेंस में कोई पर्सन है अगर वो सर्विस वगैरह सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वहां पर कोड वगैरह अगर वो मेंशन नहीं भी करता है तो भी चलेगा। दिस प्रोविजन इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है ना अभी अभी, बिल ऑफ सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए हमें टैक्स इनवॉइस के बजाय बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करने की जरूरत है। अब देखो बेटा, अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम की अमाउंट है, अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम की अमाउंट है और हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस, अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस तो हमारे पास में डिजिट कितने होने की रिक्वायरमेंट है, 4। अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं फॉर B2C, यहाँ 2 लिख लो बीच में, B2C, B और C के बीच में 2 लिख लो, B2C, B2C का मतलब क्या हो जाएगा, बी बिजनेस टू कस्टमर। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नंबर ऑफ HSN डिजिट, यानी कि HSN डिजिट के हमारे पास में कितने डिजिट होने की रिक्वायरमेंट है HSN कोड के अंदर, 4। बट ये ऑप्शनल है, अगर तुम यहाँ पर देना चाहो देन ओके, अगर तुम ये नहीं देना चाहो तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर अमाउंट 5 करोड़ से एक्सीड करती है तो उस केस में क्या होगा बताओ भाई, बिजनेस टू बिजनेस, बेटा इसको भी करेक्ट करो, BCB लिखा हुआ है, B2B लिखो। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई हो रही है या फिर बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई हो रही है, ऑलवेज 6 डिजिट लिखने की रिक्वायरमेंट है। समझ गए, चलो उसके बाद भाई मैनर ऑफ इश्यूइंग द इनवॉइस। इनवॉइस हम लोग कैसे इशू करें, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वहां पर 3 कॉपियां बनेंगी। ओरिजिनल कॉपी किसके लिए होगी, बायर के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर वाली कॉपी जिसको हम लोग डुप्लीकेट कॉपी बोल रहे हैं किसके लिए होगी, ट्रांसपोर्टर के लिए। उसके बाद बेटा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वो किसके लिए होगी, ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके लिए होगी, सप्लायर के लिए। ठीक है, उसके बाद भाई अगर हम लोग सर्विस के केस की बात कर रहे हैं, सर्विस की केस की बात करें तो वहां क्या होगा, वहां से ट्रांसपोर्टर तो है ही नहीं, ओरिजिनल कॉपी बायर के लिए और हमारे पास में डुप्लीकेट कॉपी सेल्फ के लिए, सप्लायर के लिए, डीलर के लिए, कुछ भी बोल दो। क्लियर यहां तक बातें, चलो The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically in form GSTR1। कॉमन पोर्टल के ऊपर जाओगे, जो सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस वगैरह है टैक्स पीरियड का, जो तुम्हारा टाइम पीरियड चल रहा है उसके अंदर तुम उस डाटा को फिल करोगे, कहाँ, GSTR1 के अंदर। बट ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे जाके दोबारा से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा रिटर्न का चैप्टर आएगा। ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 8 है। उसके बाद 9, 10 में पढ़ेंगे हम लोग, करने बिल्कुल करने, बट यहाँ मत करो, चाहे आगे जाके हमारा चैप्टर आएगा 9th और 10th, उसमें याद करना है। देखो भी एक बार हम लोग इन की पॉइंट को रीड आउट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने किया है उसी के कुछ की पॉइंट बना दिए हमने। ऑल GST टैक्स पेयर्स आर फ्री टू डिजाइन देयर ओवन टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट। ठीक है, टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट तुम्हारा खुद का हो सकता है, बट इस चीज का ध्यान रखना, खुद का टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट तो यूज कर लो, बट उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ी है। ठीक है, लेफ्ट में लिखो, राइट में लिखो, तुम्हारी मर्जी है, सेंटर में लिखो GST नंबर, तुम्हारी मर्जी है, बट वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर होनी चाहिए। The law required that only certain fields as mandatory fields in tax invoice, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट है लॉ की। The same have been listed under heading, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ ली। The mandatory fields have also been circled in the following sample tax invoice। ठीक है, sample tax invoice मैंने यहाँ पर नहीं डाला, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो हम लोगों ने डाटा यहाँ देखा ना, पूरा का पूरा डाटा होगा, जिस कंपनी का इनवॉइस है उसका नेम होगा, उसकी मेल ID, उसका एड्रेस ब्रीफ के अंदर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। The time period for issuance of invoice is different for goods and service. For goods, it is any time before or its delivery, and for
सर्विस इट इज विद इन 30 डेज, 30 डेज है, 45 डेज भी हो सकता है और क्वार्टर भी हो सकता है। अब आ जाओ बेटा ई इनवॉइस। पूरा लिखोगे बेटा 30 डेज जनरल केस के अंदर। फिर उसके बाद में लिखो अगर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उन सब केस में हम लोग क्या बोलेंगे 45 डेज। फिर उसके बाद में तुम दोबारा से फिर बोलो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, हमारे पास में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, साथ में टेलीकॉम ऑपरेटर है। उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी बनाती है इनमें से जो हमारे पास में डिस्टिंक्ट सर्विस वगैरह एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट ये बोलेगी क्वार्टरली भी अगर तुम इनवॉइस बनाते हो देन इट्स ओके। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हें 3 बार बातों को रिपीट करना है, एक बार में काम नहीं चलेगा। 30 और मोर ये नहीं हो सकता, तो बिल्कुल गलत है। 30 और मोर का मतलब क्या, तुम्हारी मर्जी है, 30 दिन 31 में कर दो, 32 में कर दो, 40 में कर दो, 100 दिन में कर दो, तुम्हारी मर्जी है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अब देखो बेटा ई इनवॉइसिंग क्या होता है, अब ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले तुम जाओगे जीएसटी के पोर्टल के ऊपर, लॉगिन कर लो, कर लिया लॉगिन, कर लिया सर। जीएसटी का पोर्टल जैसे ही तुमने लॉगिन कर लिया उसके बाद फिर तुम क्या करोगे बताओ। सर जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करने के बाद वहां हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं हमें लिंक मिलेगा, और उस लिंक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है ना कहीं मुझे लिंक मिलेगा जहां लिखा हुआ मिलेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वहां पर अगर मेरे पास ऑलरेडी पहले से इनवॉइस वगैरह जनरेट किए जा चुके हैं तो उनकी लिस्ट आ जाएगी, और अगर मुझे न्यू जनरेट करना है तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कर दिया न्यू के ऊपर क्लिक, कहने का मतलब जीएसटी पोर्टल के ऊपर इनवॉइस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, और वो पोर्टल तुम्हें मिलेगा कहाँ, जीएसटी पोर्टल पर। बेटा ध्यान से सुनना, 5 मिनट का टॉपिक और ऑलमोस्ट सारी बातें कवर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनवॉइस रजिस्टर तुम्हारा जीएसटी पोर्टल पे नहीं होगा, जीएसटी पोर्टल पर जाकर ढूंढो। सर क्या ढूंढे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक ढूंढो। जैसे ही वो तुम्हें लिंक मिल गया, अब उसको क्लिक करके, उसको क्लिक कर लिया तुमने, उसके बाद वहां इंफॉर्मेशन आएगी पीडीएफ सबमिटेड, यानी जो भी तुमने इनवॉइस बनाया है एज पर योर हैंड रिटन, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, या फिर तुम कोई टैली का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, या फिर तुम कोई अकाउंट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में है, बस इस चीज का ध्यान रखना, वो जो सॉफ्टवेयर जनरेट करके दे रहा है तुम्हें बिल, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो वो वाली पीडीएफ, वो वाला बिल, वो वाली जो भी तुमने फाइल बना रखी है, वो वहां पर किस पर कर दो भाई, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर सबमिट कर दो। सबमिट कर दिया, सबमिट करते ही, अपलोड करते ही तुम्हारे पास में एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ये अपलोड करते ही तुम्हारे पास इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और वहां पर लिखा हुआ मिलेगा प्रिंट। प्रिंट की एक कमांड आ रही है, तुमने प्रिंट कर लिया, ठीक है, प्रिंट करके क्या करोगे बेटा, उसके ऊपर साइन करोगे। कौन साइन करेगा, डीलर, डीलर साइन करेगा। साइन करने के बाद उसको स्कैन करके दोबारा से अपलोड कर देगा। जब दोबारा से अपलोड कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा ई इनवॉइस बन चुका है, इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस बन चुका है। बताओ यहां तक बात क्लियर। आज के टाइम में कोई भी कंपनी, कोई भी डीलर साइन करके दोबारा अपलोड नहीं करते, या तो लिखा हुआ मिलेगा यहां पर साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो बिल जनरेट किया गया है ये सिस्टम से जनरेट हुआ है। अगर तुम लोग कहीं ऑनलाइन परचेजिंग करते हो ना भाई, तो वो चीजें तुम लोग ध्यान से देखा करो। ऑनलाइन अगर तुमने कुछ परचेज किया है तो वहां क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस है। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम्हें साइन की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी कंपनी बहुत बड़े लेवल की है, तो वो ऐसा नहीं है भी वो बिल निकालेंगे फिर हम लोग मैनेजर के पास जाएंगे या ओनर के पास जाएंगे, सर एक बार इसके ऊपर साइन कर दो मैं अपलोड करूंगा, तो कितने इनवॉइस साइन करेगा वो, नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर बनवाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, वो हमारा पेन ड्राइव के अंदर होता है, उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देंगे उस बिल के ऊपर। बट ये अपलोड करने वाला काम बहुत ही कम होता है। ये लिखा हुआ मिलेगा सिस्टम जनरेटेड बिल है, साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए। चलो बेटा, अब जैसे ही वो बिल अपलोड हो गया है, बिल अपलोड करते टाइम सर हमने यहाँ पर IRP पे जाकर
इनवॉइस को अपलोड कर दिया, सर हमने एक प्रिंट भी निकाल लिया, ठीक है, या फिर हमने सर उसके ऊपर डीएससी लगा दिया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमने लगा दिया, उसके बाद जब हम उसको दोबारा अपलोड करेंगे तो मुझे क्या करना होगा, जो आईआरपी पोर्टल है उस पोर्टल के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और आईआरएन नंबर डालना होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर डालना होगा, वो नंबर डालते ही पहले वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब उसके ऊपर डीएससी लगाओ और सबमिट कर दो। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर हुई? अगर ये इनवॉइस वहां सबमिट हो गया प्रॉपरली, रविंदर क्लियर है यहां तक? रविंदर, अगर ये इनवॉइस वहां सबमिट हो गया तो उसके बाद क्या होगा बताओ बेटा? ये इनवॉइस हर जगह अपना डाटा सर्कुलेट कर देगा। कहां कहां जाएगा डाटा? जीएसटी पोर्टल पे। सबसे पहले हमारे जीएसटी पोर्टल पे, हमारा जो जीएसटी पोर्टल है उसके अंदर जहां जहां रिक्वायर्ड है, अब तुम्हें आईआरपी पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। अब जीएसटी पोर्टल के ऊपर ऑटोमेटिक सारा का सारा डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया, अपलोड हो गया, सबमिट हो गया, चाहे तुम वर्ड कुछ भी यूज कर लो, एज यू विश। यहां तक बात क्लियर? अब तुम फ्यूचर में जाकर, जैसे मान लो 1 महीने बाद तुम्हें रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी की रिटर्न मंथली भी जाती है, क्वार्टरली भी जाती है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कब मंथली जाएगी कब क्वार्टरली जाएगी। बट जीएसटी की रिटर्न मुझे आगे जब भी फाइल करनी है तो उस केस में क्या चाहिए, मान लो मुझे टैक्स इनवॉइस का डाटा चाहिए, चाहिए ना? 1 महीने में मेरे 10 इनवॉइस कटे हैं, ठीक है, तो मुझे चाहिए टोटल सेल कितनी हुई है और हर इनवॉइस की सेल कितनी है। तो क्या करोगे बताओ? वो डाटा अब तुम्हें बारी बारी से फीड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपलोड हो चुका है। बस तुम्हें वहां पर क्या क्लिक करना है, ये डाटा सही है, इसको तुम्हें टिक करके बताना है भी सही है या नहीं है, तुम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या वो डाटा सही है। समझ गए मेरी बात? सबसे पहले आईआरपी पोर्टल पे जाओ, वहां जाकर क्लिक करो, तुम्हें नया यहाँ पर बिल जनरेट करना है या पुराने वाला देखना है। पुराना कोई बना हुआ होगा तो देख सकते हो, नहीं बना हुआ तो देखने का मतलब ही नहीं है। समझ गए? अब उस लिंक के ऊपर क्लिक करके नया बिल तुम्हें वहां चढ़ाना है, ठीक है, अपलोड करना है। तो वो लोग क्या कहेंगे, तुम अपने फॉर्मेट में जो भी तुमने बिल बिल बना रखा है उसको तुम यहाँ पर क्या कर दो, अपलोड कर दो। ये बात बोलेंगे। सर हमने अपना सॉफ्टवेयर खुद का परचेज किया हुआ है, वो टैली के नाम से है, अकाउंट्स के नाम से है, या फिर हमारे जो है यहाँ पर लोकल में बहुत सारे यूज करते हैं, अलग अलग पर्सन अलग अलग यूज करते हैं, किसी के थ्रू हो कोई एतराज नहीं है। बस एक चीज यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए, जो डाटा ऊपर हमने पढ़ा है, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड, जीएसटी का रेट, जीएसटी की अमाउंट, या डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वालिटी क्वांटिटी जो भी चीजें हैं, या रिसिपेंट का डाटा अगर वो रजिस्टर्ड है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड है तो क्या होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है 50,000 से ऊपर का डाटा है उसका नाम वाम डालें ना डालें, कम का है डालें ना डालें, वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। सर मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कुछ चीजें, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, बट मेरा दोस्त सेंटर में लिख रहा है सारी चीजें, नो प्रॉब्लम। समझ गए? वो वहां उठाकर तुमने आईआरपी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया। अब आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, एक तुम्हें इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करके दे देगा, उसके ऊपर क्लिक करते ही तुमने जो डाटा फीड किया है वो उनके फॉर्मेट में आ जाएगा तुम्हारे पास, और वो लोग क्या पूछेंगे, प्रिंट करना है प्रिंट कर दो, नहीं करना तो एज यू विश। ठीक है, तुमने प्रिंट प्रिंट कर दिया, उसके ऊपर साइन किया, स्कैन किया, दोबारा अपलोड कर दिया। ये काम आजकल नहीं चलता। तो क्या काम चलता है सर, वहां पर तुमने उस लिंक को ओपन किया, देन उसके बाद तुम डिजिटल सिग्नेचर लगा रहे हो, उसी टाइम लगा रहे हो तो ठीक है, लिंक तो ओपन ही है। अगर तुम 2-4 घंटे बाद 10-15 मिनट बाद कर रहे हो और लिंक हमारा मान लो लॉग आउट हो गया, तो दोबारा पोर्टल के ऊपर जाओ, इनवॉइस रेफरेंस नंबर डालो, सारा डाटा सेम टू सेम आ जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर लगाओ, अपलोड कर दो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ई इनवॉइस। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? ई इनवॉइस बन गया। अब जैसे ही ई इनवॉइस बन गया, ये ई इनवॉइस कहां कहां अपलोड हो जाएगा? सर ये ई इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पे चला जाएगा, और बहुत फायदेमंद चीज है, फ्यूचर के लिए प्रूफ है हमारे पास, हमने कब सामान वगैरह सेल किया था, बायर के लिए भी प्रूफ है, हमने कब सामान खरीदा था, मैंने कितना जीएसटी वगैरह पे किया, इस चीज का ये प्रूफ है। दूसरी बात, जब फ्यूचर में जब भी मैं रिटर्न वगैरह फाइल करूंगा तो इसका डाटा ऑटोमेटिक जहां जहां चाहिए वहां वहां अपने आप चला जाएगा। समझ गए? मंथली रिटर्न भरनी है वहां भी चाहिए सर, सर मुझे ईयरली रिटर्न भरनी है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिटर्न, मुझे वहां भी चाहिए, ये डाटा वहां पर भी ऑटोमेटिक अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? सर हमने इनवॉइस बना दिया, हमने गड़बड़ कर दी, हमने कुछ गलती कर दी, अब क्या करें? अब हम उसको कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं।
ठीक है, खुद में सुधार करना बहुत मुश्किल है, दूसरों में गलतियां निकालना बहुत ईजी है ना। तो ठीक है भाई, तुम लोगों ने खुद में सुधार करने का कोई डिसीजन ले लिया, बताओ क्या करें। आईआरपी पोर्टल पे गए, वो लोग मना कर गए, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भाग जाओ यहाँ से। अब कहाँ जाओगे, जीएसटी पोर्टल पे जाओगे। जीएसटी पोर्टल पे जाकर तुम चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम ये बोल दो सर हमने तो गलती से इनवॉइस काट दिया, इनवॉइस होना ही नहीं चाहिए था, सामने वाला कस्टमर मना कर गया या जो भी है, रिफंड वाउचर हमने उसको दे दिया, तब क्या करोगे। आईआरपी पोर्टल पे जाके कैंसिल कर दो। मैंने करवा दिया क्या ये स्टार्टिंग में? अच्छा अच्छा, नोटिंग में, ओके ओके। चलो बेटा नेक्स्ट। E-invoice has been introduced for reporting of business-to-business invoices to GST system for certain notified category of taxpayer। ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिसको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट है? ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन नंबर। ठीक है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, 2017-18 से कोई भी फाइनेंशियल ईयर है हमारे पास, अगर वहां पर सेल 50 करोड़ या उससे ऊपर हो रही है, वहां पर सेल अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर हो रही है किसी भी साल में, किसी भी साल में 2017-18 से लेकर आज तक किसी भी ईयर में अगर तुम्हारी सेल 50 करोड़ या उससे ऊपर हो रही है, तो उस केस में तुम्हें ई इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ई इनवॉइस इज नॉट वॉलंटरी, ओनली नोटिफाइड पर्सन आर इनेबल टू रिपोर्ट इनवॉइसेज ऑन आईआरपी पोर्टल। वॉलंटरी वाली बात नहीं है, नोटिफाइड पर्सन हो तो तुम्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा। एडवांटेज क्या होंगे बताने की जरूरत नहीं है। डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है सर, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टाइमली डाटा मिल जाएगा, मुझे काम भी मुझे कम करना पड़ेगा, गलतियां कम होंगी, थोड़ा हमारा जो कंप्लायंस का बर्डन है वो कम हो जाएगा, फ्यूचर के लिए प्रूफ के तौर पर अवेलेबल होगा। पढ़ लेना, कुछ नहीं है। चलो बेटा, इनवॉइस के क्या क्या प्रोविजन है? रूल 48 हमें बताता है इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सर ये तो हमने पढ़ लिया। बाय अपलोडिंग सच particulars एज कंटेंट इन फॉर्म जीएसटी INV01। भाई जितना डाटा तुम यहाँ पर कर रहे हो सारा सारा सबमिट, वो कौन से फॉर्म में करोगे? इनवॉइस 01, INV का मतलब इनवॉइस 01 ऑन द कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एंड ऑब्टेन एन IRN इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। बताओ भाई, ये जो कॉमन हमारा जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है यानी कि आईआरपी पोर्टल के ऊपर जाओगे, वहां पर फॉर्म कौन सा फिल करोगे? जीएसटी INV01, यानी हमारे पास में इनवॉइस 01। उसके बाद में ये भी लिखा हुआ भी कमिश्नर या उस लेवल का कोई भी पर्सन जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से कुछ पर्सन को या कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइस इश्यू करने से फ्री भी कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। वो ये भी कह सकते हैं कि तुम यहाँ पर ई इनवॉइस वगैरह इश्यू मत करो, समझ गए? या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, तुम्हें ई इनवॉइस इश्यू करना ही करना है, इवन चाहे तुम्हारी सेल 50 करोड़ से कम ही क्यों न हुई हो। 50 करोड़ हर साल में होने की जरूरत नहीं है, 2017-18 से लेकर अब तक किसी भी साल में हो गई हो 50 करोड़, तो मुझे ई इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अगर कमिश्नर लेवल का कोई ऑफिसर चाहे तो मेरी 50 करोड़ से कम हो तो भी आके बोल सकता है ई इनवॉइस बनाना है तुम्हें। कमिश्नर लेवल का कोई ऑफिसर हो, मेरी सेल 50 करोड़ से ऊपर हो रही है तो भी मुझे आके बोल सकता है तुम्हारे पास पावर है, तुम चाहो तो ना बनाओ। आओ भाई, इन व्यू ऑफ सेट पावर से रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस, ये बेटा 3 वैसे लिखा गया, was aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceed rupees 50 crore has been notified as class of person who shall prepare e-invoice in respect of business to business supply। ठीक है ना? और फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए भी बनाने की जरूरत है। अब 2 पॉइंट आ गए भाई, यहाँ हमने 4 लाइनें पढ़ी, यहाँ पर हमारे पास में एक ही पॉइंट नया आया है। क्या नया पॉइंट आया भाई? रजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन के लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी है, एक्सपोर्ट के लिए भी ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। अब देखना आगे,
Presently, such notified personnel are not required to report business to customer invoice on IRP. अगर तुम कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो तो भाई उसको क्यों ई इनवॉइस चाहिए? उसको क्या करना है? उसको आईटीसी तो अवेल करना नहीं है. However, reporting of B2C invoice will be brought under e-invoice in the next phase. But अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Further, e-invoice is also not applicable to invoices issued by input service distributor. जो input service distributor हैं, उनको भी e-invoice की requirement नहीं है. अब मुझे कौन बच्चा बताएगा ISD क्या होता है? हैंड रेज कर लो. किस किस बच्चे को ISD के बारे में पता है? बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ किस किस बच्चे को पता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है. जिन जिन को नहीं पता वो खड़े हो जाओ. सचिन क्या हुआ बेटा? रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर नहीं किया? नो डिस्कशन. असीता कोई डिस्कशन नहीं करनी. तो बेटा फिर क्यों नहीं पता आपको? हाँ भाई, सीए में सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, हमारी रेगुलरिटी नहीं होती. ठीक है ना? नंबर तुम लोग के अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ये मैंने देखा है. लिखा है उतना अच्छा लिखा है, बट ऐसे चलोगे दिक्कत हो जाएगी. रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर किया है? नहीं किया? तुमसे पूछ रहा हूँ. नहीं किया? बेटा तुमने क्यों नहीं किया? तुम तो बहुत दिनों से आ रहे हो. रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर नहीं किया? तो फिर क्यों नहीं पता? हाँ भाई सीमा. हाँ तो बता दो फिर ISD का मतलब. चलो भाई चारों बच्चे बैठो, अब मैं पूछता हूँ किसी और से. तुम बताओ बेटा. वो तो होता है, वो तो एक तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो. मुझे ISD का मतलब बता दो. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा. मेरे कान खराब तो नहीं हो गए? लास्ट वन, खड़े हो जाओ. क्यों हंस रहे हो? समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, क्या करें बताओ. बताओ भाई. हम्म, थोड़ा तेज बोलो ना बेटा, क्या हो गया आज? मतलब मुझे सुनाई देने में प्रॉब्लम है या तुम लोग के बोलने में प्रॉब्लम है? तेज बोलो. बस बस बेटा, हेल्प करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट. हाँ रविंदर, बहुत बढ़िया आंसर है तुम्हारा. बस तुम तो बच्चे थोड़े से इंटरटेनिंग ज्यादा हो, बाकी दिमाग तुम्हारा सही है. हाँ भाई साहब. जो सर्विस प्रोवाइडर होता है. चलो भाई छोड़ो ना, अब मुझे पूछना ही नहीं है. हाँ भाई प्रिया. हाँ बस इतना सा बताना था और कुछ भी नहीं था. जब भी कोई एक हेड ऑफिस या फिर कोई भी पर्सन अपनी बहुत सारी ब्रांचेज के लिए कंबाइंड परचेजिंग कर ले, तो उनके आईटीसी को जब वो ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. बस इतनी सी बात थी. अगर मेरे हिसाब से जो बच्चे बैठे हैं, मतलब जो खड़े थे पहले, उनको भी पता होगी, पता थी ना? थोड़ा सा ध्यान रखो भी, क्योंकि जीएसटी के अंदर हमें स्कोर करना है बहुत अच्छे वाला. कितने नंबर का आएगा जीएसटी? 40. और इनकम टैक्स 60. 60 में से, मतलब मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, 60 में से 30 लेने में भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये रियलिटी है. और वही नॉर्मल बच्चा नॉर्मल पढ़कर 40 में से 30 ले लेगा जीएसटी में. बट बेटा ऐसे खड़े होगे तो 30 तो क्या 20 भी नहीं आएंगे.
थोड़ा ध्यान दो भाई, दिसंबर या नवंबर दूर नहीं है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे सोच रहे हो सर हमारी तो मई एग्जाम है ही नहीं, हमारी तो नवंबर एग्जाम है, नवंबर तक हम लोग कर लेंगे। बैठो, चलो अभी बैठ जाओ सारे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आंसर नहीं देते फिर भी आपस में बात करके हंस रहे हैं। हम्म? ऐसे बच्चे क्रिमिनल से कम नहीं होते। चलो नेक्स्ट टॉपिक भाई। इफ द इनवॉइस इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन is in respect of supply made by him, tax on which is payable under reverse charge, e invoice is applicable। एक पॉइंट और आ गया सर, सबसे पहले बताया था नोटिफाइड पर्सन, नोटिफाइड पर्सन का मतलब जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ऊपर है। दूसरा पॉइंट आया था एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, इनके लिए ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, रिवर्स चार्ज के केस में ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। सर फिर एक पॉइंट आ गया बिजनेस टू कस्टमर, वहां ई इनवॉइस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक पॉइंट आ गया हमारे पास में आईएसडी, आईएसडी वालों के लिए भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब यहां आ जाओ। ऑन द अदर हैंड वेयर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 94 और थ्रू इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ई इनवॉइस डज नॉट अराइज नॉट एप्लीकेबल। ई इनवॉइसिंग इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बिल्स ऑफ एंट्री। अगर हम लोग यहाँ पर ई इनवॉइस की बात करें इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, तो वहां पर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, एक पॉइंट यहां से और ऐड ऑन कर लोगे। ये लो दोबारा से चीजें यहां रिपीट हो गई। चलो बेटा, एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, ये जो हमारे 5 पॉइंट हैं इसमें हम लोग ऊपर वाले पॉइंट भी ऐड कर लेंगे जहां जहां पर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट लाइक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वहां रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? तो एक बार आओ जल्दी से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं तो वहां पर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वो लोग एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। और कौन कौन है भाई? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन ए गुड्स कैरिज, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रही है बाय रोड, ये ध्यान रखना, बाय रोड, बाय रोड, तो उस केस में उनको भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उनको भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, यानी अगर हम लोग फिल्म्स वगैरह की बात करें, अगर वहां पर सर्विस वगैरह दी जा रही है एग्जीबिशन के टाइम, तो वहां पर भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखना बेटा यहाँ क्या लिखा है, above mentioned entity are not required to issue invoice even if their turnover exceed 50 करोड़। ये बात लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर ऐसा ही होता, लिमिट के बेस पर अगर इनको रिक्वायरमेंट होती, तो एग्जाम्पशन किस चीज की होती फिर? समझ गए? अगर किसी की अमाउंट 50 करोड़ से कम है तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है वो। अब ध्यान देना भी, पॉइंट नंबर 1 जहां बोला गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, देखो यहाँ के बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन और दी गई है। It is important to note that only SEZ, Special Economic Zone units, and not Special Economic Zone developers are exempt from issuing e-invoice। दो चीजें होती हैं, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स होती है, यानी कि एक ऐसा एरिया डिसाइड कर दिया गया जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जहां जाकर अगर तुम बिजनेस करोगे तो बहुत सारी हमें रिबेट मिलती है, बहुत सारी हमें छूट मिलती है। उसमें एक छूट हमारी किस चीज की है? ई इनवॉइस की है। बट अगर मैं ये बोल दूं भी कुछ ऐसे पर्सन है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डेवलपर्स, अगर वो हैं उनके लिए ई इनवॉइस की छूट नहीं है। अगर वो सर्विस वगैरह दे रहे हैं, वो अगर कोई काम वाम कर रहे हैं और अगर उनकी लिमिट 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो उनको यहाँ पर ई इनवॉइस वगैरह इश्यू करना ही करना होगा। उनके लिए कोई यहाँ पर स्पेशल छूट नहीं है। अब ये लो बेटा एग्जाम्पल, अगर तुम लोग करके आओगे, ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, ये देखो कहीं पर 5 4 अगर ऐसा कुछ लिख दिया गया ना, तो उसको तुम लोग कट कर दोगे। हाउ ई इनवॉइस इज जनरेटेड, ये मैंने करवा दिया पूरा का पूरा।
ठीक है, आईआरपी पोर्टल के हमारे पास में यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, तो इनमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्विक रिस्पांस कोड, जिसमें IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर के थ्रू पूरा का पूरा डाटा होगा हमारे पास। ठीक है, क्विक रिस्पांस कोड किस काम आता है भाई ये? भाई जब भी मुझे कोई भी डाटा फाइंड आउट करना हो, भी ये किस लॉट का सामान बना हुआ है, कब का बना हुआ है, सारा डाटा वहां से मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस रिवाइज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, 1 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग 30 दिन का टाइम बोलते हैं, बट वो कब से? जब से सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है। बेटा यहां तक का हमने सारा टॉपिक कर लिया। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस से पहले पहले का हमने सारा टॉपिक कर लिया। कितने पेज हो गए बताना एक बार? 10 बस। ठीक है, वैसे मुझे ज्यादा करवाने थे बट कोई बात नहीं, आज तुम लोग 10 पेज ही करो। ये ध्यान रखना भी, इस पेज में एक एक लाइनें, एक एक पैरे, जितने भी चीजें मेंशन है एक्स्ट्रा वाली मैंने सब हटा दी, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलो भाई, आज के लिए ओवर तुम्हारी GST की क्लास। ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद हम लोग अकाउंट की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है रविंदर, वापिस आ जाना।